चिली के कोस्ट से 3700 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में 163 वर्ग किलोमीटर में फैला ये आइलैंड ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इस आइलैंड की मशहूरी का कारण ना तो इसका नाम है और ना ही इसका तन्हा लोकेशन, बल्कि यह द्वीप यहाँ पाए जाने वाले इस अजीब और वजनी स्टैचूज की वजह से मशहूर है, जिसे मोई कहा जाता है। सैकड़ों की संख्या में स्टैचूज आखिर बनाए किसने थे? क्या ये किसी एलियंस के द्वारा बनाए गए थे या किसी उन्नत इंसानी सभ्यता के द्वारा, या फिर इसके बनाने के क्या मकसद रहे होंगे? नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से करीब 300 साल पहले 1722 ईस्वी में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोज़विन तूफानों के वजह से अपना रास्ता भटक जाने के कारण वह इस वीरान पड़े आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब वह इस आइलैंड पर उतरता है तो वह बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसने क्या देखा कि पत्थर से बने कुछ बड़े बड़े स्टैचूज समुद्र की ओर पीठ करके खड़े हैं। दिखने में ये स्टैचूज किसी बड़े से दानव जैसा दिखता था। मालूम होता था कि किसी ने बड़ी सटीकता से इसे तराश कर बनाया हो। इस वीरान परे टापू पर विशाल खड़ी स्टैचूज को देखकर जैकब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किसने और क्यों किया होगा। तब जाकर जैकब ने इस आइलैंड को छानबीन करना शुरू किया तो पता चला कि यह आइलैंड कुछ चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि सैकड़ों स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें कुछ स्टैचूज खड़े थे तो कुछ जमीन पर गिरे हुए थे। जिस दिन जैकब इस आइलैंड पर पहुंचा था वह दिन ईस्टर संडे का था। इसी वजह से इस द्वीप को ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना गया। उस वक्त उस आइलैंड पर चंद गिने चुने लोग भी रहते थे जो कि इस आइलैंड को रापा नुई बुलाते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने कब और क्यों बनाया था, ये बात उन चंद गिने चुने लोगों को भी नहीं पता था। धीरे धीरे इस आइलैंड के बारे में लोग जानने लगे और बात पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद से यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला जारी हो गया। कुछ लोग तो इस मिस्टीरियस आइलैंड को देखने जाते थे, वहीं कुछ इस आइलैंड पर बने इन मूर्तियों के पीछे का राज खोजने। आज 300 साल के लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसे देखकर लगता है कि हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के काफी करीब आ चुके हैं। ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में इतना आइसोलेटेड है कि इसके सबसे नजदीकी जमीन का टुकड़ा पिटकैरन आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं बसता है। और अगर हम सबसे नजदीकी इंसानी आबादी वाले आइलैंड की बात करें तो वह यहाँ से 2700 किलोमीटर दूर मैंगरीवा आइलैंड है, जिसकी आबादी महज 500 ही है। जबकि ईस्टर आइलैंड चिली के टेरिटरी में आता है, जिसके बीच की दूरी 3512 किलोमीटर है। एक नॉर्मल साइज के सिटी जितने बड़े इस द्वीप पर लगभग 1000 बड़ी बड़ी स्टैचूज हैं, जिसे लोग मोई कहते हैं। इनमें कई स्टैचूज के तो आंख हैं, वहीं कई स्टैचूज ऐसे भी हैं जो बिना आंखों के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये स्टैचू 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, यानी आज से लगभग 700 वर्ष पहले। कई स्टैचूज अपने पूरी बॉडी के साथ ईस्टर आइलैंड के कोस्ट पर खड़ी है, वहीं कईयों के सिर्फ विशाल चेहरे ही जमीन पर हैं। लेकिन 2012 में हुई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को भी कुछ ऐसा पता चला कि वे भी दंग रह गए। खुदाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि इन मूर्तियों के सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी मौजूद है, जो कि जमीन के अंदर दफन थी। इनमें से सबसे बड़ी स्टैचू की लंबाई 33 फीट है, जो कि किसी स्कूल बस जितना बड़ा है, जबकि इसका वजन 90 टन बताया जाता है, जिसे उठाना तो छोड़िए, इसे हिलाने के लिए भी 500 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ रिसर्चर्स को एक ऐसा भी मोई मिला जिसे अधूरा ही छोड़ दिया गया था, जिसकी लंबाई 70 फीट है और पूरी तरह कंप्लीट किए जाने पर इसका वजन 300 टन के आसपास होता। इन बड़े बड़े
मूर्तियों को तराशना, फिर इतनी वजनी स्टैचूज को ढोकर दूसरी जगह शिफ्ट करना एवं इतनी सटीकता से इसे दफनाना, ये कुछ ऐसा कार्य लगता है मानो उन्नत मशीनरीज के बिना यह संभव ही ना हो। इस वजह से कई दशकों तक लोगों का मानना रहा कि यह काम एलियंस के द्वारा किया गया होगा, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इन थ्योरीज को बिल्कुल गलत और सिरे से नकार दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों को बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये स्टैचूज कहीं और नहीं बल्कि इसी आइलैंड पर इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन से तराश कर बनाया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब इसी ऐश स्टोन पर बस एक आंख को तराशा गया तो एक्सपर्ट्स को 3 दिन का समय लग गया। ये काम खास उसी प्रकार के औजार से किया गया था जो कि उन जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक फुल साइज के मोय को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। द्वीप पर पड़े कुछ अनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर पता चलता है कि एक पूरे बड़े स्टोन के सतह पर ये तराश कर मूर्तियां बनाया करते होंगे और फिर कंप्लीट हो जाने के बाद वह इन्हें पत्थर से अलग कर लेते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट स्टैचूज को कैसे तराशा गया है ये तो पूरी तरह से समझ पा रहे थे, लेकिन ये बात उनके भी समझ से परे जा रहा था कि आखिर वे लोग इतने वजनी मूर्तियों को वॉल्केनिक साइट से यहाँ इतनी दूर लाए कैसे होंगे, जबकि एक मूर्ति का वजन किसी लोकोमोटिव इंजन जितनी भारी है। आज के दौर में भी उन्नत मशीनों के बिना ये कार्य करना इम्पॉसिबल सा लगता है। इन चीजों को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सारे मोय का एग्जामिन किया जो जमीन पर गिरे हुए थे, तो इन सारे स्टैचूज में एक चीज कॉमन मिला, वो ये कि जो स्टैचूज ढलान पर गिरे थे वह मुंह के बल जमीन पर थे, वही जो स्टैचूज पीठ के बल गिरे थे वह चढ़ाई की ओर थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये स्टैचूज ट्रांसपोर्टिंग के टाइम बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में थे। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना था कि पहले तो रस्सियों के सहारे इन स्टैचूज को बैलेंस करके खड़ा किया जाता था, फिर बाद में बड़ी सटीकता से इन्हें चलाया जाता था। ये बात थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे प्रूव करने के लिए सेम ऊंचाई और वजन की मूर्तियां कंक्रीट के मदद से बनाया और इनके तीनों साइड से रस्सियां बांधकर बैलेंस करके खड़ा किया। फिर एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाकर जब रस्सियों को खींचा गया तो मूर्ति हैरतअंगेज ढंग से चलने लगा और इसी तरह वे इन मूर्तियों को 50 फीट तक चलाए, जिससे ये साबित हो चुका था कि ये मूर्ति इसी प्रकार स्थानांतरण किया गया होगा। लेकिन एक मिस्ट्री जो सबसे महत्वपूर्ण था उसे सॉल्व करना अभी भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इन सारे स्टैचूज को बनाया एवं अचानक ही मूर्तियों को अधूरा छोड़ कहां गायब हो गए। एक स्टडी के अनुसार रापा नुई यानी कि ईस्टर आइलैंड पे लगभग 18,000 लोग रहा करते थे। ये लोग पॉलिनेशिया से थे जो कि 4वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, यानी आज से 1700 वर्ष पहले। ये पॉलिनेशियन लोग कौन थे और कहां से आए थे इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये लोग इस आइलैंड पर आए थे तब यह आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। उस वक्त ये आइलैंड पूरी तरह हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि ईस्टर आइलैंड पे 25 अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे थे, लेकिन इन सभी में पाम ट्री की मात्रा सबसे अधिक था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब पॉलिनेशियन यहाँ पहुँचे तो वे यहाँ बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किए, क्योंकि वे लोग फार्मर थे और उन्हें फार्मिंग के लिए खाली और समतल जमीन की जरूरत थी। वही खाली जगह इन्हें मूर्तियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफी जरूरी था। बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन पूरे माहौल के इकोसिस्टम को बुरी तरह से इफेक्ट कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस किसी स्लो पॉइजन की तरह कार्य करता है। बीतते समय के साथ यहाँ की जमीन भी बंजर हो गई, जिस वजह से यहाँ सूखा और खाने की भी कमी जैसे सिचुएशन क्रिएट होने लगे। भूख की वजह से इनमें आपसी दंगे भी हुए। ऐसे बहुत से कंकाल इनके प्रमाण हैं जिन पे कई सारे चोटों के निशान मिले हैं। इन्हीं कारणों के वजह से इनके पॉपुलेशन में काफी डिक्लाइन हो गया, जिस वजह से ये धीरे धीरे माइग्रेट करके ये लोग कहीं और चले गए। वर्ष 1995 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस से बनाया गया था या फिर इसका कोई और भी खास मकसद था, ये बात आज भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन स्टैचूज को क्यों बनाए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।